नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने हम लगातार उन जिहाद के बारे में लेकर आ रहे हैं जो आतंक फैलाया जा रहा है। उसी कड़ी में हिमाचल में भी अब वही हुआ है। लड़का हमारा दलित हिंदू भाई था, मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था, लड़की भी उससे करती थी, लड़की की कोई कंप्लेंट नहीं थी। लेकिन भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की बातें करने वाले, ऊंची ऊंची डींगे हाँकने वालों के ही लोगों ने 8 टुकड़ों में मनोहर को काट डाला। अत्याचारियों से कैसे निपटा जाए यह आक्रोश हिमाचल की जनता ने दिखा दिया है। हिंदुस्तान की सेना में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं जिस राज्य से जनसंख्या के अनुपात में, वो हिमाचल है। वो सीमा पर लड़ते हैं। उनके परिवार अगर घर पर उनकी हत्याएं होती है तो फिर उनका क्या हश्र होगा, यह भी यहां के लोगों ने दिखा दिया है। मैं आपको दिखाता हूं। बेटे की हत्या के बाद रोती बिलखती मां फांसी की मांग कर रही है, जिनकी मांग में हम अपनी मांग भी जोड़ रहे हैं। मनोहर की मां, फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी धाराओं में जो इस माँ की वेदना को कौन समझेगा। जो फांसी होनी चाहिए, जो फांसी होनी चाहिए, जो फांसी होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी धाराओं में जो इस माँ की वेदना को कौन समझेगा। जो फांसी होनी चाहिए, जो फांसी होनी चाहिए, जो फांसी होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी धाराओं में जो इस माँ की वेदना को कौन समझेगा। जो फांसी होनी चाहिए। सोचिए, इस मां के इस आंसू को कौन इनके इस दर्द को कौन सहलाएगा। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है, मैं उनके पास चलता। उसके बाद मैं आपको मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य भी लोगों का क्या इस पर कहना है, क्योंकि पूरे हिमाचल को इस घटना ने हिला दिया है। यह घटना केवल हिमाचल को नहीं, पूरे देश को हिलाने वाली है। यह बड़ा भूकंप है। इस भूकंप से भी अगर कोई नहीं हिल रहा है तो फिर उसने अपने दिमाग का, सोच का इलाज करना जरूरी है। गेस्ट पैनल का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो इस चर्चा में जुड़े हैं, स्थानीय हमारे प्रतिनिधि भी है और प्रदेश महामंत्री हिंदू जागरण मंच के कमल गौतम जी है। आपका स्वागत है कमल जी। ब्यूरो चीफ हमारे हिमाचल प्रदेश के विनोद पाठक है। हमारे साथ सागर कुमार है, जिन्होंने इस न्यूज को ब्रेक किया था और सोशल मीडिया पर इसको ट्रैक किया जा रहा है। हमने इस न्यूज को लगातार पहले मिनट से जब से पता चला है, सबसे पहले सुदर्शन ने ही उठाकर लगातार बताया। तीनों से बात करेंगे। सबसे पहले स्थानीय स्तर पर मैं कमल गौतम जी से जानना चाहता हूं। कमल जी, मैंने आपका वीडियो भी देखा, आप बड़े आक्रोश में, और होना भी चाहिए, यह आक्रोश और जरूरी है। जरा घटनाक्रम बताइए जो हमने बताया, इसके साथ और इसके सिवा भी जो कुछ आपके पास है। नमस्कार सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद प्रेषित करना चाहूंगा सुदर्शन को और आपको विशेषकर कि आपने हिमाचल प्रदेश के इतने दुर्गम क्षेत्र में घटी इस दुर्दांत घटना को अपने प्राइम टाइम में जगह दी। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब ये घटना घटित हुई तो लगभग 1 सप्ताह तक इस घटना को ना तो स्थानीय मीडिया ने कवरेज दी और ना ही पुलिस प्रशासन ने खुलकर इस विषय के ऊपर कुछ कहा। ऐसा प्रतीत होता था मानो जानबूझ करके इस दुर्दांत घटना को जो है पूरे देश से, पूरे प्रदेश से छिपाने का काम किया जा रहा हो। जब हिंदू जागरण मंच ने इस विषय के ऊपर आगे बढ़ करके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा तो वहां धरातल की जो सच्चाइयां थी और वास्तविकताएं थी, उनको सुनकर के हमारे पैरों तले की जमीन निकल गई। जिस प्रकार से यह हत्याकांड हुआ है, यह हत्याकांड कोई सामान्य हत्याकांड नहीं है। इसमें इन दुर्दांत जिहादियों ने जो है योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके एक निर्दोष हिंदू नौजवान की हत्या की और उसको 8 टुकड़ों में काट करके उसके शरीर को एक नाले में डिस्पोज ऑफ करने का काम किया। जिस परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया, उस परिवार के बारे में जब हमने स्थानीय प्रधान और वहां के स्थानीय
युवाओं और लोगों से बात की तो उन्होंने चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने रखे। ये व्यक्ति उस गांव में लगभग 100 बीघा जमीन के ऊपर कब्जा करके एक माफिया राज चला रहा है और उस पूरे क्षेत्र में इस व्यक्ति की दहशत है। आप कल्पना करिए, सेंचुरी का एरिया है और उस सेंचुरी के एरिया में जो है एक प्रकार से इसने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। स्थानीय लोगों ने, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया कि उन लोगों को उस क्षेत्र में जाने से ये रोकता था और उस क्षेत्र में ना तो स्थानीय लोग घास लेने जा सकते थे क्योंकि उस क्षेत्र को अवधार के नाम से जाना जाता है और अधिकांश जो ग्रामीण लोग हैं वो घास और दूसरे जो उनके संसाधन हैं प्राकृतिक, उनको लेने के लिए उस क्षेत्र में जाते हैं। चरांद है, पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति पूरे गांव को वहां जाने से रोकता था और लोगों को धमकियां देता था। जहां तक इसके जिहादी पने की बात है तो वो इसी बात से स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति के पास लगातार जमातें बाहर से आती थी और स्थानीय लोगों ने बताया कि अक्सर उसके पास जो है अपरिचित लोग जो है बाहर से बड़ी संख्या में आते रहते थे। जिस जगह पर यह व्यक्ति रहता है वो लगभग सड़क से 3 घंटे के पैदल रास्ते के बाद जो है वहां पहुंचा जा सकता है और ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और लगभग जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंचुरी एरिया है इसमें इसने अपना एक काला साम्राज्य खड़ा किया हुआ था और हिंदू जागरण मंच को यह आशंका है कि जिस प्रकार से इसके पास अकूत संपत्ति है और जिस प्रकार से इसके खातों में धन मिला है, ये कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग का भी मामला है और हमें आशंका है कि इसके बहुत सारी जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ भी इसके संबंध हो सकते हैं। हिंदू जागरण मंच का मानना है कि जिस प्रकार से इसने इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से मीडिया में ये नैरेटिव आया कि ये एक प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन हिंदू जागरण मंच ने जब बारीकी से इस सारी घटना को देखा धरातल पर जाकर के, तो ये कहीं प्रेम प्रसंग से और अधिक गंभीर मामला है जिसमें कुछ ऐसे तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया गया है जो दुनिया के सामने ना आए। और हमें आशंका है कि मनोहर की जो हत्या हुई है, क्योंकि 7:21 पर सुबह मनोहर अपनी खच्चरों को लेकर के उस रास्ते से गुजर रहा था क्योंकि कॉमन रास्ता था वहां से वो, और 7:21 पर उसको फोन आता है और जिसके घर वो काम करने के लिए जा रहा था वो उससे पूछता है कि तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो। तो मनोहर ने जवाब दिया कि लगभग 15 या 20 मिनट में मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। लेकिन 8 बजे जब वो व्यक्ति दूसरी बार उसको फोन करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। आप कल्पना करिए कि मनोहर ने उस जिहादी के घर पर ऐसा क्या देख लिया होगा कि जिसके कारण से उसको अपहरित करके आधे घंटे के भीतर उसकी हत्या कर दी गई और उस दिन से मनोहर नहीं मिला। ये मंगलवार की बात है और मंगलवार को ही शाम को मनोहर के घर वालों ने और गांव वालों ने FIR दर्ज करवाई। लगातार 3 दिनों तक पुलिस उसको खोजती रही लेकिन मनोहर का कहीं कोई पता ना चला। और शुक्रवार के दिन जो है मनोहर की जो क्षत विक्षत शव था वो 3 बोरों में एक नाले में बड़े बड़े पत्थरों के नीचे, पानी के नीचे दबा हुआ पाया गया 3 अलग अलग स्थानों पर। उस शव को देख करके किसी भी व्यक्ति का मजबूत से मजबूत अगर किसी का हृदय होगा उसका भी हृदय द्रवित हो सकता है, उसका कलेजा फट सकता है उन तस्वीरों को देख करके। आप कल्पना करिए कि किस प्रकार का जिहादीपन, किस प्रकार का वैशीपन इन लोगों में भरा पड़ा है। और ये वैशीपन केवल उस परिवार की बात नहीं है। आप देखिए इससे पहले ऊना में पिछले वर्ष हमारी एक 14 वर्ष की बच्ची का गला रेत कर बिल्कुल हम थोड़ा इस परिवार पर टिके रहते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आपको पूरे राज्य की घटनाओं के बारे में भी जानेंगे। आपने कहा कि इसके खाते में अकूट संपत्ति और पैसा मिला है, ये सब कुछ आतंकवादी लिंक हो सकता है क्योंकि ये जो ग्रीन कॉरिडोर की बात की जा रही है कि पाकिस्तान से लेकर हिमाचल का हिस्सा, उत्तराखंड और बांग्लादेश तक का ये जो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ का बेल्ट है, इस बेल्ट में बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी को कॉन्सेंट्रेट करवाया जा रहा है। चंबा में भी मेरे ख्याल से यह आबादी 50-50 से पार कर गई है, बराबर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं सुरेश जी। चंबा में बाहरी लोगों का वहां पर अतिक्रमण है, पहाड़ियों के ऊपर बाहरी मुस्लिम बकरवाल आकर के, अगर बंदाल पंचायत की हम बात करें जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है, उसी क्षेत्र में लगभग 100 डेरे मुसलमानों के पाए गए हैं। और हमने जब वहां के सेंचुरी के अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं आ सकते, वहां कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। इनका इतना वैशीपन है कि मतलब ये सबसे ज्यादा संरक्षित क्षेत्र है। जो लोग समझ नहीं पा रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये सेंचुरी के बाद जो कह रहे,
ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यहां पर कोई निर्माण करना, कोई लोगों का जाना आना प्रतिबंधित है। तो एक आदमी वहां रहकर क्या कर रहा है और इतने ज्यादा पैसे कमा कैसे रहा है। रही बात उसके स्वभाव और चरित्र की, तो उसने जितने निर्दम तरीके से हत्या की है उससे उसके अंदर का शैतान भी पता चलता है। मैं आपके पास पुनः आता हूं। विनोद पाठक हमारे साथ है, हमारे ब्यूरो चीफ है हिमाचल के। विनोद, क्या अपडेट है इस वक्त तक का? जी सर, हिमाचल का जो चंबा जिला ये एक संवेदनशील इलाका है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के सीमा से लगता है। 1998 में यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था। उस समय 35 लोग मारे गए थे, 7 लोग जो आतंकी अपने साथ ले गए थे, और वो आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। और जो उस वक्त भी जो ये शबीर है उनसे इनकी जांच की गई थी, इनसे इंक्वायरी की गई थी, लेकिन ये बाइज्जत बरी हो गए थे। लेकिन लोगों का कहना है कि ये आतंकी से मिले हुए हैं, इसलिए अभी भी ये जो घटना है ये आतंकी से जोड़ी जा रही है। 6 तारीख को जो मनोहर अपने घर से निकलता है, लेकिन वो लापता हो जाता है। 8 तारीख को उसके घर वाले पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। उसके बाद जो उसका शव है नाले में एक बोरी में मिलता है। उसके बाद लोगों में रोष आया, तो जो हिंदुओं में है काफी रोष है, शिमला में भी काफी रोष लोगों में दिख रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि वहां पर जो मुस्लिम आतंकी मुस्लिम का संख्या बढ़ती जा रही है उसे किसी तरह से नियंत्रित की जाए। आज की जो ताजा अभी जो अपडेट है, जो वहां पर जिन्होंने घर फूका था उनकी 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। वहीं जिसने इसका का पोस्टमार्टम किया था उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की है कि उसने सोशल मीडिया पे ये फोटो वायरल की है। तो जो ये लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को साथ देना चाहिए, लेकिन सरकार कोई साथ नहीं दे रही है, जिसके खिलाफ लोगों में काफी रोष बढ़ता जा रहा है। जी सर, बिल्कुल, ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। कांग्रेस के अंदर के अगर कोई मर्द हिंदू है तो अपनी मर्दानगी साबित करके दिखाइए। ये आज अगर मनोहर पर कोई चुप रहेगा तो अगला नंबर आपके परिवार का होगा, ये ध्यान रखना। आपकी बेटी की बहन की सुरक्षा चाहते हो, अपने बेटे की सुरक्षा चाहते हो, तो तुच्छ पार्टी की राजनीति की लाइन से ऊपर उठ जाइए और इन अपराधियों को इतनी कठोर सजा दीजिए कि हिमालय पर दी गई ये सजा नीचे कन्याकुमारी तक दिखाई और सुनाई देनी चाहिए। हिंदुस्तान मुंबई से लेकर असम तक इसको भूलना नहीं चाहिए। इतना अपराध करने वाले को अगर इतनी बड़ा सजा देने में यहाँ की सरकार और यहाँ के नेतृत्व और यहाँ की सिस्टम कामयाब होती है तो ही हिमाचल बचेगा। अन्यथा इतने छोटे से राज्य को डेमोग्राफिक बदलकर उस पर कब्जा करना बहुत आसान होता है। कश्मीर बगल में, और कश्मीर में जैसे घुसपैठ हुई, मैं तो कितने वर्षों से हिमाचल के बारे में चिल्ला रहा हूं कि बांग्लादेशी तो छोड़िए, हिमाचल की राजधानी शिमला में रोहिंग्या मिल रहे हैं, और वो भी काम करने के लिए सरकार जिसको कॉन्ट्रैक्ट देती है उस कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम करने वाले लोग रोहिंग्या कार्डधारी होते हैं। सोचिए, आज हिमाचल इस नतीजे तक और इस अवस्था तक पहुंचा है। अगर अभी नहीं बचाया गया तो फिर कभी हिमाचल बचने की संभावना नहीं है। सागर से रिपोर्ट लेते। सागर, सोशल मीडिया पर बड़ा आक्रोश है, दुनिया भर के लोगों में आक्रोश है इस वक्त तक, और क्या लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या स्थिति है? बिल्कुल, जिस समय देश का मीडिया, देश का नेशनल मीडिया समुद्री तूफान को लेकर 24/7 खबरें दिखा रहा था, वहीं सुदर्शन न्यूज ने पहले दिन से इस खबर को दिखाया था कैसे मनोहर की नृशंस तरीके से 8 टुकड़ों के अंदर काटकर हत्या की गई थी। ये सबसे पहले खबर हमने जब ब्रेक की थी, और लगातार पिछले 4 दिन से इस खबर को हम उठा रहे हैं। और उसके बाद कल देखा था कैसे वहां पर लोगों ने का आक्रोश इतना था, क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसके बाद वहां पर घर पर आग लगाई थी। आज देखा था पूरा हिमाचल जो है, ज्यादातर इलाकों के अंदर लोग सड़कों पर उतरे हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई इलाकों के अंदर धारा 144 कई 2 महीने तक लगा दी गई है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। अब लोग सिर्फ यही एक डिमांड कर रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि लगातार इस तरह की हत्याएं, इस तरह के जघन्य अपराध हमने पिछले कई लगातार सुदर्शन न्यूज हम लोगों को इस तरह का दिखा रहा है, लेकिन न्यायालय के अंदर जाकर वो कार्रवाई चलती है, उनका न्यायालय के अंदर चलता है, लेकिन आरोपी जो है वो या तो छूट जाते हैं या बरी हो जाते हैं। उनको राजनीतिक पीछे से सपोर्ट इतना मिलता है कि वो बरी हो जाते हैं। और ये ठीक हमने 2 मामले ऐसे देखे हैं जहां पर
उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे थे, पुरोला का मामला देखा कैसे वहां से पोस्टरों के बाद एक बार पलायन किया गया, वो एक खबर हिंदुओं का आक्रोश था। और दूसरा ये जो घटना हुई है मनोहर की हत्या के बाद, उसके बाद उसको घर पर आग लगाना, ये कहीं ना कहीं सिस्टम को भी सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा, न्यायालयों को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इस तरह का गुस्सा जो है वो लगातार अब सामने आ रहा है और सड़कों पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है, जिसका असर अब यही है। अब लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो मनोहर के हत्यारे हैं, मनोहर के उनके हत्यारों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के अंदर इसका केस लड़ा जाए, उनको फांसी की सजा हो, ताकि यहाँ से उन लोगों को मिले कि करेंगे तो उसकी सजा एक बड़ी सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी बिल्कुल, मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू क्या कह रहे हैं सुनिए, उसके बाद मैं पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगा। वर्तमान मुख्यमंत्री क्या कहते हैं सुनिए। उनको पकड़ लिया गया है और अगर वो विपक्ष के नेता अगर ये समझते हैं कि हमें इसकी जांच एनआईए से करवानी चाहिए, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे, हमें इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता है अगर वो चाहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भय का वातावरण नहीं होना चाहिए और प्रदेश में इस प्रकार का भय का वातावरण पैदा करके वो जो हमारी देव संस्कृति है और जो हमारे हिमाचल का संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचता है। बताइए कमल जी, ये कह रहे हैं कि देव संस्कृति है, लेकिन दैत्यों की ये कब संस्कृति बढ़ गई है? इन दैत्यों की संस्कृति को और विकृति को भी समाप्त करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि किसी निर्दोष हिंदू बच्चे के 8 टुकड़े करने का जो प्रावधान है वो क्या हिमाचल की संस्कृति में है? क्या हिमाचल की संस्कृति ये सिखाती है कि किसी निर्दोष हिंदू बच्चे के 8 टुकड़े करके उसको बोरियों में बंद करके जो है नाले में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए? ये संस्कृति कहाँ की है? और माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आप कल्पना करिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने बयान में बोल रहे हैं कि मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है, हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू को काटा जा रहा है, हिंदुओं की बच्चियों के साथ लव जिहाद यहां पर हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है और हिमाचल की संस्कृति ये नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बताएं कि हिमाचल की संस्कृति क्या है और किस दिशा में हिमाचल के समाज को चलना चाहिए। और इस प्रकार की संरक्षण देने वाली जो नीति सरकार ने आज अपनाई हुई है, तुष्टिकरण की जो नीति आज सरकार लेकर के चल रही है, उसका ही परिणाम है कि चंबा में मनोहर हत्याकांड जैसे कांड जो है हिमाचल प्रदेश में आए दिन हो रहे हैं और आए दिन हमारी बच्चियां लव जिहाद का शिकार यहाँ पर हो रही हैं और आए दिन यहाँ पर जो चोरी डकैती की घटनाएं हो रही हैं उनमें अधिकांशतः जो है ये जिहादी मानसिकता के लोग ही इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो मूल कारण है वो हिमाचल प्रदेश में कुकरमुत्तों की तरह जो मस्जिदें और मदरसे बढ़ गए हैं, उनकी संख्या आज 520 से अधिक हो चुकी है। और ये जो जमातों का क्रम यहाँ निरंतर चला आ रहा है, आए दिन यहाँ जमातें जो है यहाँ के मुसलमानों को कट्टर बनाने के लिए, उनको कट्टर शिक्षा देने के लिए, कट्टरपंथी बनाने के लिए जिस प्रकार से यहाँ आ रही है, उसका ही परिणाम है कि आज चंबा में मनोहर की हत्या हुई। पिछले वर्ष ऊना में हमारी 14 वर्षीय बच्ची की गला रेत कर कलमा पढ़ते हुए इस्लामिक जिहादी ने जो है हत्या की। ये किस चीज का परिणाम है और किस प्रकार की संस्कृति है? क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रकार की संस्कृति को हिमाचल में संरक्षण देना चाहते हैं? क्यों आज तक सरकार चुप रही? क्यों नहीं पिछले 10 दिनों में सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट आई? क्यों सरकार ने आज तक उस हमारे दलित भाई के परिवार के लिए, उस गरीब परिवार के लिए अभी तक कोई राहत राशि की घोषणा नहीं की? कौन सी मंशा को लेकर के जो है सरकार चल रही है? ये सारे प्रश्न हिमाचल की जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहती है। और क्यों पुलिस प्रशासन ने 6 दिन बीत जाने के बाद भी चंबा के प्रशासन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल की जनता को इस दुर्दांत हत्याकांड के बारे में जानकारी नहीं दी? यदि हिंदू जागरण मंच चंबा नहीं पहुंचा होता तो शायद ये हत्याकांड भी संजय हत्याकांड की तरह दब गया होता, जिसका आज तक शव तक नहीं मिला। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को जब राजनीतिक लोग संरक्षण देते हैं, तभी इस प्रकार के हत्याकांड अंजाम दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विपक्ष के नेता को लगता है एनआईए की मांग तो हमको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अरे भाई, वो तो विपक्ष के नेता है, आप तो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जी,
किस बात का रिप्रेजेंटेशन चाहिए? जो व्यक्ति कभी आतंकवादी घटना में लिप्त पाया गया था, जिसके लिए जांच की गई थी, तब क्यों छूटा था, इसकी भी जांच कराइए। और वही व्यक्ति और उसका परिवार फिर हत्या में पकड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ और है। मुझे तो अब यही लग रहा है आपकी पूरी बात सुनने के बाद कि यह केवल एक मुसलमान लड़की और एक हिंदू लड़के का मुद्दा नहीं है। जरूर मनोहर ने ऐसे कुछ लोगों को वहां पर देखा है जो इस देश को तबाह करने के लिए उस जिहादी के घर पहुंचे थे। या तो हथियारों का बड़ा जखीरा देखा है, या कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जिसके लिए नहीं तो इतना बड़ा अपराध कहा किया जाता है। वैसे तो पूरे कानून व्यवस्था का ही राम नाम सत्य हुआ है, लेकिन आंदोलन में राम नाम के भजन के साथ विरोध जारी रहा, क्योंकि धरना लंबा चल रहा था, तो इसका आश्रय लिया गया। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। कमल जी, सरकार, व्यवस्था, कानून, भाईचारा, सबका राम नाम सत्य है, फिर भी राम नाम से आस है। मैं आपसे अब हिमाचल के बाकी घटनाओं के बारे में भी जानना चाहूंगा, जिसका उल्लेख आप कर रहे थे। जी सुरेश जी, अभी पिछले वर्ष की बात है, हमारी एक 14 वर्षीय बच्ची को एक इस्लामिक जिहादी द्वारा उसके घर में घुस करके गला रेत करके कलमा पढ़ते हुए जिबा किया गया। और पुलिस पूछताछ में उस जिहादी ने स्वीकार किया कि मैंने कलमा पढ़ करके उस बच्ची की हत्या की है, ये उन्नाव का हत्याकांड है। और उस समय भी लोगों ने बहुत विरोध किया था, सड़कों पर उतरे थे, और लेकिन उस टाइम मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया में वो विषय नहीं जा पाया था। हिंदू जागरण मंच ने उस टाइम भी इस सारे विषय में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ये जो गतिविधियां इनकी बढ़ती जा रही हैं, इनके मूल में जो है यहाँ पर जो मदरसे और मस्जिदें चल रही हैं, और विशेषकर जो बाहर से आए हुए मौलवी यहाँ पर जहरीली शिक्षा हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों को देने का काम कर रहे हैं। इनके इस्लामिक जो कट्टरपन है उसको बढ़ाने का जो बाहर के मौलवी यहाँ करके काम कर रहे हैं, वो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी हैं। दूसरे, हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। चंबा की अगर मैं बात करूं तो चंबा की जो धारें हैं, ऊपर का जो क्षेत्र है, वहां पर बाहरी मुसलमानों द्वारा अपने डेरे बना लिए गए हैं। मैं जिस पंचायत में ये हत्या हुई है, अगर उस क्षेत्र की बात करूं तो 100 से अधिक मुसलमानों के डेरे उन पहाड़ों की चोटियों पर हैं। और वहां के डीएफओ से जब हमने संपर्क किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बात करने की कोशिश करी, जो सेंचुरी में डीएफओ हैं, तो उनकी तरफ से बयान आया कि मैं यहाँ पर केवल 10 जवानों के साथ हूं, मैं कैसे इनका प्रतिकार कर सकता हूं, कैसे इन लोगों को रोक सकता हूं। हमने कहा हम लोग ऊपर आएंगे और वहां परिस्थितियां देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप ऊपर आए तो बहुत मुश्किल होगी, यहाँ किसी को भी ऊपर आने के लिए ये लोग परमिट नहीं करते हैं, और अगर कोई ऊपर जाता है तो वो जीवित वापस नहीं आता है। एक प्रकार से हिमाचल की टेरिटरी में वो एरिया आज नहीं है, हिमाचल का नागरिक उस क्षेत्र में नहीं जा सकता। एक प्रकार से इन्होंने वहां पर अपना एक इस्लामिक स्टेट स्थापित कर लिया है। और जिस प्रकार से हिमाचल की वन संपदा को और वहां जो जड़ी बूटियां, अमूल्य जड़ी बूटियां उन पहाड़ों पर पाई जाती हैं, उनका अवैध तस्करी के रूप में जो है ये लोग उस संपदा को लूट रहे हैं। वहां से गो तस्करी कश्मीर को की जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि मनोहर ने कुछ ऐसा वहां देखा जिसको लेकर के उस जिहादी परिवार ने मनोहर की हत्या की। कहीं ना कहीं जो अवैध धंधे इनके चल रहे हैं, उसके कारण से शायद मनोहर की हत्या इतनी दुर्दांत तरीके से की गई। अगर दूसरे प्रदेश के दूसरे जिलों की अगर मैं बात करूं तो आज लव जिहाद हिमाचल प्रदेश में चरम पर है। आज ही हमारी टीम ने एक रिपोर्ट निकाली है, हमीरपुर की टीम ने, जिला हमीरपुर में जनवरी 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक 51 हिंदू महिलाएं लापता हैं, उसमें से 7 नाबालिग बच्चियां हैं। आप कल्पना करिए कि लव जिहाद किस प्रकार अपने चरम पर है। यदि पिछले 3 वर्षों का मैं आधिकारिक डाटा अगर आपके चैनल पर बताऊं तो आप देखिए, पिछले 3 वर्षों में दिसंबर 2022 तक पूरे हिमाचल प्रदेश से जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार बता रहा हूं, अन्यथा ये आंकड़ा इससे कई गुना अधिक है। कई ऐसे मामले हैं जो आज तक रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन जो रिपोर्टेड केसेस हैं हिमाचल प्रदेश के, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले 3 वर्षों में
4000 हिंदू महिलाएं हिमाचल प्रदेश से लापता हुई हैं। 858 नाबालिग बच्चियां हिमाचल प्रदेश से लापता हुई हैं। अनेक बच्चियों को हिंदू जागरण मंच जो है बचा करके लाया। अभी पिछले दिनों एक 12 वर्ष की बच्ची को हम कश्मीर से एक जिहादी के चंगुल से 1 महीने के बाद छुड़ा करके लाए। आप कल्पना करिए इनकी विकृत मानसिकता जो है किस हद तक गिरी हुई है कि 12 वर्ष की बच्ची को यहां से अगवा करके ले जाते हैं और उसके साथ वहां निकाह करते हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे, हमारे लोग वहां पहुंचे पुलिस को लेकर के, जब उस बच्ची की हालत हम लोगों ने देखी तो हमारा कलेजा बाहर आ गया। आज वो बच्ची शेल्टर होम में है। आप कल्पना करिए इस्लामिक जिहाद हमारे हिमाचल देवभूमि को किस प्रकार जो है निगलने के लिए दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ रहा है, आतुर हो रहा है। यहाँ पर बढ़ती हुई मजारें, अवैध मस्जिदें और अतिक्रमण की जो एक आंधी चल रही है। आप देखिए पिछले दिनों ही एक वीडियो वायरल हुआ है शिमला जिला का, उसमें जो है एक अवैध मजार बनाने के लिए जो है मुस्लिम बकरवाल जो है वहां पर जो है उसको खोद रहे हैं सरकारी भूमि को। चौपाल का क्षेत्र, ठियोग का क्षेत्र, उनकी ऊंची जो चोटियां हैं वहां पर सारे अवैध मुस्लिम आकर के रह रहे हैं। अधिकांश यहाँ के व्यापार के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। अधिकांश क्षेत्रों में सैलून, दर्जी और ऐसे छोटे छोटे जो हिंदू समाज के व्यवसाय हैं उनको भी इन्होंने हथियाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ मदरसे, 520 से अधिक मदरसे और मस्जिदें हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं, ये आतंक के अड्डे हैं और इन्हीं आतंकी अड्डों से जो है इस प्रकार की जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार की जिहादी मानसिकता को यहाँ के मुसलमानों में इंजेक्ट करने का काम किया जा रहा है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को जो है उनको जो है इस प्रकार की घिनौनी शिक्षा देकर के हिंदुओं के विरुद्ध और हिंदू समाज के विरुद्ध उनके मनों में नफरत भरी जा रही है। और ये काम उत्तर प्रदेश और बाहर से आए हुए मौलवी यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। ये देवबंदी अड्डा, देवबंदियों ने, अरे भाई देवबंदियों के विचार से वहां अफगानिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान भिखारी हो गया, अब तो पड़ोस के स्टेट है। लेकिन उनको फूल मालाओं के साथ राजनेता स्वागत करते हैं। लंबी दाढ़ी दिखी तो लगता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। वो कितना अत्याचारी होगा इसकी जांच उस दाढ़ी के पीछे छुप जाती है। लेकिन अब वो करना होगा। आपका एक्शन प्लान क्या है? क्या आप कोई महापंचायत करेंगे? क्या करेंगे? अब हमसे क्या मदद चाहते हैं? खुलकर बोलिए। कल उत्तराखंड सरकार ने महापंचायत करने नहीं दी। हमने सुदर्शन के स्टूडियो से सारे लोगों को अपने अपने घरों से जोड़ दिया जिनको घरों में बंद किया हुआ था। जो घर के बाहर पुलिस खड़ी थी, लॉक थे, हमने उनको लाइव करके पंचायत केवल शहर में होने वाली थी लेकिन दुनिया में दिखा दी। आप हमसे जो भी मदद चाहते हम तैयार है। कमल जी, आपने इस मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाया उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हिमाचल प्रदेश की हिंदू जनता, हिंदू जनमानस किसी सरकार का मोहताज नहीं है। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यदि सरकारें होश में नहीं आई तो हिंदू समाज सरकारों को होश में लाना जानता है और वो जानता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। चंबा की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है और इसके ऊपर जो हिंदू समाज ने प्रतिक्रिया दी है वो तो अंश मात्र है। अगर सरकारें अभी भी नींद से नहीं जागी तो इसकी पूरी फिल्म जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगी। बिल्कुल, हिमाचल के विभिन्न जिला, ग्रामीण क्षेत्र से खबरें आना बड़ा मुश्किल है। हमारे टीम वहां मेहनत करती, लेकिन फिर भी हिमाचल के लोग हमको संपर्क करें। वॉलंटियरी जो करना चाहते हैं या फुल टाइम भी जो करना चाहते हैं, हम हिमाचल के चप्पे चप्पे पर सुदर्शन के टीम को खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि उनकी आवाज को बुलंद करना जरूरी है और वहां के घटना को राष्ट्रीय पटल देना जरूरी है। विनोद, आप भी इस पूरे घटना पे नजर बनाए रखना। आप, कमल जी, आपका धन्यवाद और बड़ी संख्या में संघर्ष करने वालों का धन्यवाद। मैं अभी अगले